दिस इज द बेस्ट वे कि आप स्विस कनाल से आए और स्विस कनाल से बाबुल मंदीब से यहाँ पे आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आए। जी जी, इसे डिस्टर्ब किया था, ठीक है। अगेन दिस इज अगेन वेरी गुड। ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया, ये चलो एक क्लियर पिक्चर मैंने ले ली। ये मलेशिया इंडोनेशिया, इनके दरमियान है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ये जो मैंने दो तुम्हें चीजें बताई है ना, ये सुंदा स्ट्रेट एंड लंबोक स्ट्रेट, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। एक बात तुम्हें याद रखनी है, ये जो दोनों स्ट्रेट हैं, सुंदा एंड लंबोक, सुंदा एंड लंबोक, देखो दोनों, ये दोनों इंडोनेशिया के आइलैंड्स के दरमियान है। आपको पता आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो होता है मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं। और जो ये है इंडोनेशिया, दैट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये जो दो स्टेट हैं, असल में ये इनके आइलैंड्स के दरमियान हैं। देखो, ये लंबोक स्ट्रेट है, ये बाली उनका एक बड़ा खूबसूरत किस्म का आइलैंड है, आप में से में भी कोई गया भी हो, गया है कोई? और ये लंबोक है, इनके स्ट्रेट है, दैट इज कॉल्ड लंबोक स्ट्रेट। एंड द नेक्स्ट इज हियर, ये इंडोनेशिया का एक दूसरे दो मेन आइलैंड है, सुमात्रा एंड जावा, और यहाँ ये सारा जावा सी है। इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट है, दैट इज सुंदा स्ट्रेट। ओके, तुम लोगों ने मैडागास्कर का नाम सुना है? एक तो तुमने मूवी देखी होगी ना, मैडागास्कर। कहाँ पे है मैडागास्कर? ये जब तुम अफ्रीका का मैप बनाते हो ना ऐसे करके, तो यहाँ पे आता है आपका मैडागास्कर। और मेडागास्कर की ये जो पास कंट्री है, दैट इज मोजाम्बिक। ठीक है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के दरमियान जो चैनल है, दिस इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट। ठीक है, और ये मोरक्को है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। ये इधर इजिप्ट, ट्यूनीशिया और मोरक्को, और मोरक्को से ऊपर बिल्कुल से स्पेन स्टार्ट होता है। और यूरोप, और तुम्हारा टेस्ट ये है, यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है? ये यहाँ पे कंट्री है कोई? मर जाओ सारे, दिस इज मेडिटेरेनियन, अभी तो पढ़ाया है, मेडिटेरेनियन है। ये रेड वाला कौन था, उसको तो मैं क्या कहूँ अब। मेडिटेरेनियन इधर इजिप्ट के बाद, ये इजिप्ट वाला है मेडिटेरेनियन, सॉरी रेड सी। So these were the most favorite choke points. तो अगर हम अपनी ईज के लिए इन चोक पॉइंट्स को रफ से मैप के साथ रिवाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये हम बना लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका ही साउथ अमेरिका हो गया, तो बाकी क्या कार्टिक बनना है? अच्छा, ये अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ ये मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के साथ ये इंडिया, और ये सारी यहाँ पे लिटोरल स्टेट्स। अब मैं पॉइंट्स पे नाम रखूंगा, बताना तुमने मुझे, ठीक है?
ओके, इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? वेरी गुड, हार्मोज, शाबाश। तुम लोग अभी तेज हो गए हो कि बचपन से ही ऐसे तेज थे? यहाँ पे इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? बाबल मंदिर, ठीक है। इस चोक पॉइंट को क्या कहते हैं? मल्लाका। तुमने सारी जिंदगी ये भी जब तैयारी कर रहे होगे, एक पॉलिसी सुनी होगी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, सुनी है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी असल में है चाइना की। ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना इस के राउंड ये इम्पोर्टेंट एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, मतलब मोतियों की लड़ी बना रहा है। अब मोतियों की लड़ी है, ये लड़ी है। और इसमें मोती क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मोती हैं। अब वो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ कौन सी हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट तुमने याद रखना है कि जितनी भी पोर्ट्स इसके इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स के अराउंड आती हैं, वहां पे इंडिया अपनी ये चीज अपनी मिलिट्री बेसिस और सारा कुछ बना रहा है। अच्छा, एक तुमने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, ये लफ्ज कभी नहीं भूलना, SLOCS, स्लोस क्या होता है? अक्सर ये दोबारा में बता। ये सी में होती है, S से सी, L से लाइन, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इतनी फिट किस्म की सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इंडियन ओशन के अंदर इतनी फिट किस्म की जो है ना, यहाँ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पे कितनी प्यारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। तुम लोग यूरोप में हो और तुमने चाइना में आना है। एसएलओ कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडियन ओशन। तुम लोग मिडिल ईस्ट में हो, पर्शियन गल्फ में हो, और तुमने अपना तेल चाइना को पहुंचाना है। एसएलओ कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन ओशन। तुम अफ्रीका में हो और तुमने अपने हीरे, जवाहरात, गोल्ड, डायमंड चाइना में पहुंचाना है। एसएलओ कौन प्रोवाइड करेगा? इंडियन ओशन। सो दिस इंडियन ओशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाइना से निकलें, मलक्का है, इधर से पर्शियन गल्फ चले जाएं। आप चाइना से निकलें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाएं, रेड सी, रेड सी से क्रॉस करें, सुइज कनाल, सुइज कनाल से यूरोप में आ जाएं। आप अफ्रीका की किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करें और आप चाइना में जाएं। सो दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ये मैप नजर आ रहा है? ओके, ये कौन सी स्टेट है?
कसम यार, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना जूता उठा के ना यहाँ पे फेंक दूं इधर से। और गूगल से निकालिए यार ये, अब निकालिए राइट नाउ। ये मोजाम्बिक है। ओके, ये क्या है? ये वाली, यमन वाली, ये स्विस कनाल, ये हार्मोज। और ये देखो, जितनी भी तुम्हारी सारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जितनी भी तुम्हारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरे रीजन जो इंटीग्रेट करती है, ये इंडियन ओशन से इंटीग्रेट करती है। दैट मच इज द रेलिवेंस ऑफ इंडियन ओशन। इसलिए इसीलिए इसने कहा था एल्फ्रेड थायर ने कि वाटर हु एवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन कंट्रोल्स एशिया। दिस ओशन इज की टू सेवन सीज। In 21st century, the destiny of the world will be decided by these waters. इसी बात पे यकीन हो गया अब कि नहीं हुआ? इन काफरों की बातों में हम यकीन क्यों करें यार? हम यकीन करेंगे हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बातों पे, जो हमारे हीरोज हैं। अच्छा, why it matters? Why it matters? Why it is that much important? तुम लोगों की 80% ऑफ जो ऑयल ट्रेड है, that goes through this, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इसी एरिया में तुमको सारे मसाइल नजर आएंगे। जितनी भी पोटेंशियल जितनी भी पोटेंशियल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कहाँ पे चल रहे हैं? इसी एरिया में चल रहे हैं। सो अगर हम करें तो यहाँ पे जो 4-5 मेन प्रॉब्लम्स हैं, वन इज मिलिटराइजेशन। अब मिलिटराइजेशन यहाँ पे क्या हो रही है? मिलिटराइजेशन कौन कर रहा है? वन इज यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर, इसलिए यूएस इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहता है। यूएस सिंगापुर को अपने साथ मिलाना चाहता है, और यूएस ने जापान को तो अपने पास रखा ही हुआ है। उसके साथ एक और ब्लॉक आ जाता है, दैट इज चाइना। चाइना ने रशिया को तो अपने साथ मिलाया ही हुआ है। चाइना ने उसके साथ गवादर को डेवलप करके सी पैक के जरिए पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाया हुआ है। और चाइना कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी पे काम करके यहाँ पे और भी को हाथ जोड़ लें। और इसके अंदर एक और मसला ये है कि इसी इसी के अंदर जो एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं, उनके भी बहुत दे हैव हाई स्टेक्स इन दिस एरिया। इसलिए वो हमेशा यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस रखते हैं। यूएस अफगान वार क्यों नहीं खत्म करता? यूएस मिडल ईस्ट से क्यों नहीं निकलता? यू कैन राइट दीज थिंग्स। उनकी हर कोशिश है कि एसएलओज ऑफ इंडियन ओशन हमेशा ओपन रहें। जिस तरह ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने चाइना की, और इसी तरह ये चाहते हैं कि आज भी ये हमेशा ओपन रहें, ताकि इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर हिसाब से मेंटेन होते रहें। इन चक्रों की वजह से जो भी तुम्हें आज पर्शियन गल्फ में सारे मसाइल नजर आते हैं,
जो मसला तुम्हें ईरान में, इराक में, और ये सारी चीजों, दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस। और यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे एक और मसला ये है, यहाँ पे जितने भी थ्रेट्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो सारे के सारे नॉन ट्रेडिशनल हैं। एक भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। थ्रेट किसके है? पायरेसी का थ्रेट है। कभी सोमालिया आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, कभी कोई कर लेता है। थ्रेट किस चीज का है? यहाँ पे क्या कहते हैं उस वॉर को जो कोई और लड़ता है? प्रॉक्सी वॉर का थ्रेट है। ठीक है। टेररिज्म आपको पता ही है कि यहाँ पे है सो है, स्मगलिंग भी है सो है। सो व्हाट कैन द नीड ऑफ द आर इज कि जो रीजनल फोर्सेस हैं, वो जो रीजनल फोर्सेस हैं, जिस तरह वो आसियान को आगे लेके जा रहे हैं, जरूरत इस समय की है कि सार्क भी इकट्ठी हो। और जिस तरह काफी सारे कंट्रीज सार्क के एससीओ का हिस्सा हैं, ये एससीओ, ये तीनों आपस में मिलके क्लोज जोन बना के अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करके वो दुनिया, वो 21st सेंचुरी जिसका फोकस एशिया है, जिसका फोकस इंडियन ओशन है, तो इस रीजन के लोगों के लिए ये बात लाजिम मलजूम है कि इस सेंचुरी में भी उसी तरह जिस तरह 19th एंड 20th सेंचुरी में एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस ने रोल प्ले किया, इट इज हाई टाइम कि यहाँ पे रीजनल फोर्सेस रोल प्ले करें और वो इक्विटेबली सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को सॉल्व करें, ताकि इस रीजन की गुर्बत खत्म हो और वो ग्लोबल नॉर्थ जो दुनिया को हमेशा कंट्रोल करता है, उसको टफ चैलेंज मिले और ग्लोबल साउथ से कंट्री निकल के ये ग्लोबल साउथ का धब्बा जो अपने साथ लगा हुआ है, इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसे मैंने तो बस बताया है। यार बच्चे ये पॉइंट सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। क्लाउड ग्लोबल साउथ वाला कितना एक्सप्लेन करना है? अब वही सारी चीजें जो पिछली हैं। अब तो तुम्हें ये पिछले क्वेश्चन ना करने चाहिए। वो सारी चीजें पढ़ी ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ पे कितनी डिबेट की थी हमने दूसरी क्लास में। हाँ ना। इस आज जब मैं तुम्हें पेपर दिखा रहा हूँ, फिर तुम मुझसे दोबारा पूछोगे कि सर ये भी पढ़ा दें। आज से दोबारा आना, आज वन की क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड ज़ारा। ब्रांड लाइन दोबारा ना स्टार्ट कर लें आज से यार। पैसिफिक क्वेश्चन। द फ्यूचर of politics will be decided in Asia, not in Afghanistan
or Iraq, and the US will be right at the center of action. किसने कही थी ये बात? कोई गैस कर सकता है? वाओ, ये किसने बताया है? निदा, वेरी गुड। सारा जो सोना पड़ा हुआ था ना पहली क्लास से लेके अब तक, वो सारा तुम्हारा हुआ। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? हिलरी क्लिंटन। The future of politics will be decided in Asia, not be in Afghanistan or Iraq, and the US will be right at the center of action. अब एक बात तुम लोगों ने याद रखनी है, एक बात तुमने याद रख कि जब तुमने इंडियन ओशन और पैसिफिक क्वेश्चन को देखना है ना, तो तुम इन दोनों की बातें इकट्ठी भी कर सकते हो। मतलब जो बातें इंडियन ओशन की हैं वही बातें तुम पैसिफिक क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्यों भला? देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का क्या मतलब है कि एक तरफ तुम्हारा इंडियन ओशन है, तो दूसरी तरफ तुम्हारा कौन सा ओशन है? पैसिफिक। सारे पॉइंट्स सेम है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। ओशन में ये नहीं होता कि क्लियर डिवाइड होती है कि यार ये एक ओशन है और ये दूसरा ओशन है। ओशन ऑलमोस्ट मिले होते हैं। होना ये चाहिए था, इनको कोर्स इस तरह बनाना नहीं चाहिए था। कोर्स इस तरह होना चाहिए था कि सारी डिबेट्स दो ऑप्शंस के अराउंड घूमनी चाहिए। किस किस में? एक तरफ अच्छा, पेपर में ना तुमने ना ये भी एक्स डालना, ठीक है ना? मैप बनाओ ना अगर, और एक दफा वो तुमने मैप बना ली है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इधर ईस्ट पे रख लिया, दूसरी दफा एक्ट है ना कि इसको बना लेना, रखना है, पता चलेगा यार। मतलब है, क्या बात है, बच्चे को तो आती हैं चीजें। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, ये क्या है सारा ऐसा? एशिया, ठीक है ना? और ये क्या है? दे यूरोप। तो एक तो पॉलिटिक्स है अटलांटिक की, एक तो सारी पॉलिटिक्स है अटलांटिक की, ठीक है, और एक सारी पॉलिटिक्स है पैसिफिक की। अब पैसिफिक था थी तो यहाँ पे ये सारा है इंडियन ओशन। यूएस क्या कहता है? यूएस बड़ी मजे की बात करता है। यूएस कहता है कि वी आर नॉट ओनली, यार मुझे ना कभी कभी ना शक होता है, एक शक मुझे ये होता है कि ये जो यूएस वाले हैं ना, इनके ऊपर अल्लाह को ज्यादा ही मेहरबान है। नहीं, तुम्हें नहीं लगता यार?
मतलब तुम उनकी लोकेशन देखो, तुम इनकी ज्योग्राफी देखो, तुम इनका कल्चर देखो, मतलब जिस तरह मौजे नहीं होते किसी के साथ, जैसे मन्नो सलवे उतर रहे होते हैं, मौजे जिस तरह होता है मौजा, सो इट्स ए मौजा, मतलब आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट एवरी टाइम। मतलब इन्हीं के अंदर डेमोक्रेसी जो है ना वो स्ट्रांग होनी थी, इन्हीं के अंदर जो है ना बड़े बड़े लीडरशिप डेवलप होनी थी। इन्होंने जो है ना पूरी दुनिया का ठेका लिया होता, इन्होंने डिसाइड किया, सारे काम इन्होंने करने थे। सो लाइक जिस तरह वो मन्नो सलवा नहीं करता किसी चीज के ऊपर। अब देखो इस तरफ देखो, वो कहते हैं कि वी हैव पार्ट्स, और इसमें कोई शक नहीं है। देखो इधर सारा अटलांटिक पे इन्फ्लुएंस, इधर सारा इन्फ्लुएंस अटलांटिक पे, यूरोप सारा कंट्रोल में, और इधर से सारा पैसिफिक कंट्रोल, एशिया सारा कंट्रोल में। मतलब ओ भाई क्या, मतलब क्या तमाशा है यार। अच्छा अभी ये जो एशिया पैसिफिक बैलेंसिंग है ना, मैं इसके आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ, वो आप पेपर में लिखने हैं। लेकिन फिर पुत्री ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि 2 दफा ना पेपर में मैप जरूर बनाना। एक दफा वो वाला जो हम जनरली बनाते हैं लोग, और एक दफा ये वाला तूने मैप बना। इस एशिया पैसिफिक रीबैलेंसिंग का जो एक एस्पेक्ट है यूएस का, वो तो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। अब सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर? सिक्योरिटी एस्पेक्ट ये है कि कोई अगर बाहर से बेलेजिरेंसी क्रिएट हो रही है इनके लिए, तो उसको काउंटर करना है इसके अंदर। अब बेलेजिरेंसी कौन है, इनको बेलिजेंट कौन लगता है? आजकल तो एक ही लगता है, और साथ में ये लगता है। और उसको काउंटर कैसे करना है? इस तरफ बनाई हुई है नेटो अटलांटिक के लिए, उस तरफ बनाई हुई है टीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अटलांटिक के लिए नेटो, और पैसिफिक के लिए टीटीपी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है कि ये जो 11 कंट्रीज हैं एशिया के, जो 11 मेन कंट्रीज हैं, उनके साथ इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट क्या है इनका कि जो यहाँ पे मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लूप में लेकर आना है। और अभी यूएस की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है, मेन एस्पेक्ट यही है कि किसी तरह आसियान को हम अपने लूप में लेकर आए, ताकि जो हाइटेंड इन्वायरमेंट है वो स्लो हो, वो माठा पड़े, और हम जो है ना वो बैक इन पोजीशन आए। और जो चाइना की हॉस्टिलिटीज हैं वो उनको कम करें। और यहाँ पे जो मेन इशू है, यहाँ पे जो मेन इशू है, जिसका सबसे ज्यादा मसला है, दैट इज साउथ चाइना सी। ये क्या बकवास है? ओके, हेलो। हाँ, चावल कौन से, दोपहर वाले?
हैदर मेरा हूं दिल कर रहा है कि मैं तेरी इतनी फैंडी लावा ना। वो मैं तुम्हें पता है मैंने कीमा शीमा मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैंने बड़ा बदली। हम्म। चल फिर इस तरह करके ना उनको गर्म कर, साथ में केचप ना। नहीं नहीं नहीं, फ्रूट फ्रूट मैंने नहीं खाना। तो इस तरह करो कि ना वो चावल ले आओ गर्म करके, और ना साथ में चाय ले आओ। जाहिर बात है। ओके। नहीं नहीं, उसका वो फ्रूट ना ले आओ, बल्कि ना उसका शेक बना लो, शेक ले आओ। तीनों चीजें ले आओ, चाय भी ले आओ, शेक भी ले आओ, और चावल भी ले आओ। ओके। सॉरी। अच्छा। साउथ चाइना सी ना। यार ये देखो, यार मैं मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पे, वो तो बस मेरा मूड नहीं था गुस्सा करने का, मतलब मैं नीचे गया हूँ तो आज वो बना हुआ था, कीमा बना हुआ था, वो कीमा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो चावल मैंने दोपहर को गए थे, वो मुझे याद नहीं रहे थे, और बस यही है। और यार यही तो उम्र है खाने की, क्या मुझे तो हर चीज मिक्स करने का शौक है। अच्छा बस हो गया, साउथ चाइना से, ये मैंने म्यूट क्यों नहीं किया यार, मैं भी पागल हूँ। मैं टॉपिक दे दिया बातें करने का। चाइना सी। अच्छा, इसका मसला ये है कि इसके अंदर स्टेक्स बहुत हैं, इसके अंदर स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। स्टेक्स किसके हैं? यहाँ पे चाइना के भी स्टेक्स हैं, यहाँ पे वियतनाम के भी स्टेक्स हैं। देखो ये चाइना सी किसकी कंट्री को बॉर्डर करता है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, साउथ चाइना सी। फिलीपीन के स्टेक हैं, ताइवान के स्टेक हैं, ब्रुनाई के स्टेक हैं, मलेशिया के स्टेक्स हैं, एंड इंडोनेशिया के स्टेक हैं। सीन ये है कि चाइना ने अपना कोई पुराना जमाना कदीम का मैप निकाला है, और उस मैप से चाइना ने एक 9 डॉट पॉलिसी निकाली है। 9 डॉट लाइन पॉलिसी। ये मतलब चाइना ना एक किसने हिपोक्रेटिक, सॉरी, एक लाइन लगाई है यहाँ पे साउथ चाइना के राउंड की, ये जो एरिया ना सारा मेरा है। जबकि ये जो कंट्रीज हैं ये क्लेम करते हैं कि ये सारा एरिया इसका नहीं है चाइना का। 9 डैश लाइन, सॉरी, 9 डॉट लाइन नहीं, 9 डैश लाइन। ठीक है। और चाइना कहता है कि सारा एरिया मेरा है, जबकि वो कहते हैं कि सारा एरिया नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर मसला ये है कि भाई इसके अंदर काफी सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं। इसके अंदर जो ग्लोबल शिपिंग ऑफ ऑयल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सब ऑयल यूज करने वाले यही कंट्रीज हैं, चाइना और जापान। और चाइना और जापान का सारा ऑयल यहीं से आता है। और इस कंट्री के अंदर, इस एरिया के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट कह लो कि 80% जो ऑयल है ना, जो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया, चाइना इंपोर्ट करते हैं, वो इसी के जरिए ऑयल जो है ना वो करते हैं। और इसके अंदर बहुत ही आइलैंड है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, स्पार्टली आइलैंड नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पैरासेल आइलैंड नाम सुना होगा। ये है यहाँ पे। तो इट हैज अ ग्रेट स्टेक देयर। तो अमेरिका यहाँ पे किस चीज की कोशिश करता है? अमेरिका यहाँ पे तीन चार मेन काम करना चाहता है। सबसे पहले तो अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पे री यार आज क्लास वही 12-1 बजे तक, री इंगेजमेंट विद पैसिफिक एशिया।
सॉरी, ये यूएस चाहता है, पहला तो ये चाहता है कि वो पैसिफिक के साथ री इंगेजमेंट करे। तो पहला काम क्या करेगा यूएस? देखो यार, अब तो तुम्हें खुद ही बताना चाहिए ना। पहला काम क्या करेगा? बायलैटरल ट्राइज को स्ट्रेंथन करेगा। अब किसके साथ हैं? जापान के साथ हैं, साउथ कोरिया के साथ हैं, फिलीपीन के साथ हैं, थाईलैंड के साथ हैं। और जो इमर्जिंग पावर्स हैं अराउंड पैसिफिक के अंदर, उनके साथ रिलेशनशिप डीप करना करेगा। जैसे इंडोनेशिया है, जैसे इंडिया है। और जो ये वहां पे मल्टीलेटरल लैटरल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आसियान है वहां पे, और टीपीपी के जरिए, ट्रांस पैसिफिक के जरिए अपनी जो ट्रेड है, अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है वाया टीपीपी। और यहाँ इस एरिया में किसी न किसी तरीके से मिलिट्री प्रेजेंस रख रहा है। और उसके बाद दूसरा बड़ा काम कर रहा है, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। वो इन्हीं चीजों का जो इम्पैक्ट आएगा, इसी री इंगेजमेंट का जो मेजर इम्पैक्ट है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कंटेनमेंट। अब जो यूएस है वो चाइना को कैसे देखता है? यूएस चाइना को एज ए थ्रेट देखता है, बिकॉज यूएस के इस रीजन में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। मसला ये कि चाइना अगर बहुत पावरफुल हो जाएगा तो वो जो सारे इंटरेस्ट हैं यूएस, वो हर्ट होंगे। इसी वजह से यूएस किसी भी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया है, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी है, उसको हाईलाइट किसी न किसी तरीके से रख के चाइना का उसके अंदर रोल कम से कम करना चाहता है। और होना तो ये चाहिए, टीपीपी अगर बनाई है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, तो चाइना उसका मेन प्लेयर होना चाहिए। लेकिन चाइना को उसने हमेशा आउट रखा है। चाइना क्या करता है फिर? चाइना की वही जो सेकंड पार्ट थ्योरी होती है कि चुप करके राइज करना है। और अब थोड़ी पार निकाल के उन्होंने मजाक मजाक में लोगों को कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं। और पोर्ट्स बनाते बनाते उन्होंने सबको घेर लिया है। यहाँ पे जो एक अब मेजर चीज चेंज कर सकती है, दैट इज पोटेंशियल काउंटरवेट। और पोटेंशियल काउंटरवेट इस दफा हम नहीं है, इस दफा हमारे पड़ोसी हैं। इन्होंने इनके साथ न्यूक्लियर डील की, इनको एनएसजी नॉन सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनाया। हालांकि ये आईएईए और एनपीटी का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद की लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अपनी स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग किया। और इंडिया का
स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इन्फ्लुएंस ज्यादा किया, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यूएस अगर बाद में साउथ चाइना सी में जाना चाहेगा और यहाँ पे पीछे इनका दोस्त बैठा होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, तो उनको बड़ी हेल्प होगी। एक मिनट। बल्कि यार तो सामने रह के कितना दूर रहते हैं यार। हैं बल्कि कभी मेरे घर आओ तुम मेरे पे आए हो बल्कि? हैं? कब आए थे? अरे जूते जूते। हाँ ना बड़ा ये करते हैं ना, एक पार्टी करते हैं। सही है। हाँ ठीक है ऐसे ही। नहीं नहीं ऐसे करेंगे कि ना, एक जो है ना वो, तो तुम लोग क्यों जेलस हो रहे हो? चावल ही खा रहा हूँ मैं, कोई क्या जहर खा रहा हूँ? म्यूट नहीं हुआ या फिर क्या खाऊं? चावल खाऊं? शेक पीऊं? अच्छा यार मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग लाहौर में हैं, तो मैं इनको इंशाल्लाह शिमला में इनवाइट करूंगा इंशाल्लाह। लाहौर से कौन कौन है? ठीक है डन। इंशाल्लाह यू विल हैव अ टी हियर, तो we will have a tea together इंशाल्लाह। अच्छा ये खत्म करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। ये खत्म, आज 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। और आज इंशाल्लाह तुम्हारे दिल जो है ना, दिल वो खुश हो जाएंगे। मैं अभी कोर्स देख रहा था और जब मैंने ये देखा ना कि यार एक एक चीज करवाई है, तो आई वाज सो हैप्पी। अभी अभी हम करते हैं, जस्ट हैव अ लुक। अच्छा अब एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, वो बस समझ लो, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यूरो ना, यूरो अटलांटिक, क्या होता है यूरो अटलांटिक? देखो पहले एक बात समझो, एक बात समझो। तो जो 20th सेंचुरी सारा चल रही थी, जो सारी 20th सेंचुरी चल रही थी, और अभी 21st सेंचुरी है। 20th सेंचुरी में स्टेट पॉलिटिक्स क्या थी सारी? यूरो अटलांटिक। और अभी स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? अभी स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? एशिया पैसिफिक। तो मेरे ख्याल में यूरो अटलांटिक की समझ आ गई कि व्हाट इज यूरो अटलांटिक। सो एक्चुअली इट्स अ वेस्टर्न पोर्शन and it is
ईस्टर्न, यार ऐसे ही लिखना प्लीज जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ईस्टर्न अमेरिकन, ठीक है, इंक्लूडिंग यूरोपियन स्टेट्स, यही है मुझे पहले पढ़ा दिया उनको, इंक्लूडिंग नेटो, 6/10 ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में 6 यहाँ से हैं। 4/7 वर्ल्ड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स यहाँ से हैं। और उसके बाद यहाँ पे मोस्टली अब जो है ना वो ठंडी है, ठीक है, थोड़ी बहुत गैमा गैमी हुई थी, कब हुई थी कौन बताएगा यार, इनाम दूंगा इसको मैं, रिसेंटली हुई है। हाँ शाबाश, थोड़ा सा और करीब आओ। नहीं ब्रेक्जिट इंटरनल मसला है ना, 2014 में आई गेस हुई थी, एग्जैक्टली ना, यूक्रेन क्राइसिस जब हुआ। फोर्टीन में 16 था। यहाँ पे जब भी आए ना बस तुमने ये लिखना है कि इस तरफ जब रोल एक्सपैंड हो रहा है एससीओ का, और रोल एक्सपैंड हो रहा है साइनोरेशन का, और रोल एक्सपैंड हो रहा है ये वो, तो नीड इस बात की है कि अगर बस इस तरह वो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ये एक टेक्निक भी है, याद रखना अपना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये जो महीने हैं ना, इन चीजों में जो चीज एक्टिव नहीं है उसको नहीं देखना, उस पर टाइम जाया नहीं करना। एक चीज इस रीजन में कोई चीज है ही नहीं एक्टिव, तो उस पर क्यों टाइम वेस्ट करना है। अब यहाँ पे तुम फैक्ट्स निकालने बैठ जाओगे, ये नहीं, जरूरत ही नहीं है, चीज एक्टिव ही नहीं है, एक चीज है ही पैसिव। तो ब्रेक से जाने से पहले ना जस्ट बी विद मी, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, जस्ट बी विद मी फॉर द 5 मिनट्स। थोड़ी सी ना ये देखनी है एक चीज तुमने, देखो ये तुम्हारा कोर्स था पेपर 1 का, डेफिनेशन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशन स्टेट, evolution of international society, classical approach, realism, artialism, scientific revolution, behavioral approach, system approach, neorealism, neoliberalism, postmodernism, critical theory, feminism, constructivism। इसके अंदर अब एक चीज नहीं लिखी हुई, वो क्या है जो मैं तुम लोगों को पढ़ाई, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड, ग्रेट डिबेट्स, ग्रेट डिबेट्स। तो जब भी अपना पेपर लिखना है उसके अंदर ग्रेट डिबेट्स जरूर रेफरेंस देना है, ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छे से अच्छा पड़े, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, conceptualization of security in 21st century, power, elements of national power, balance of power, foreign policy, sovereignty, national interest, strategic approach to war, causation of war, total war, limited war, asymmetric warfare, civil war, guerrilla warfare, strategic culture, determinants of Pakistani strategic patterns, theory and practice with special reference to India and Pakistan, theories in IP, mercantilism, economic liberalism, new Marxism, theories of imperialism, dependence, interdependence, discourse, political community, nationalism, internationalism, globalization, approaches to peace, diplomacy, international law, arms control, disarmament, and nuclear and non-proliferation regimes, international political institutions, United Nations, International Monetary Fund, World Bank, and International Court of Justice.
मैं अल्लाह की ज़ात से चैलेंज करके कह रहा हूँ कि जितनी भी तुम्हारी बड़ी बड़ी अकेडमीज है ना, नोवा है या वर्ल्ड टाइम्स है या जो भी है, उसमें जो बंदा कुछ कम करके आया हो ना, और अगर वो एंड पे ऐसे करवाते हो कि यार ये मैंने तुम्हें करवाया है, और फिर भी तुम मेरी कमर पीछे बातें करो, तो फिर बड़ा दिल दुखता है यार। अभी ये पेपर 1 देखा है और मुझे एक बात देख के ना बड़ा दुख हुआ था। वो ये है कि एक ये भी था कि सर तो जनाब 11:30 तक क्लास पढ़ा के तो फारिग कर देते। वो अल्लाह के बंदो, मैं तो 12:40 तक जाता रहा हूँ। लोगों की क्लास होती है 6 बजे, लोग आते हैं 7 बजे और 8 बजे फारिग कर देते हैं। रेट अगर क्लास 9 थी तो 9:05 पे आता है, और हार्डली जो शुरू वाली क्लासेस थी 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ब्रेक होती थी और खत्म होती थी 12 बजे। दुख होता है यार, मतलब दुख होता है। चलो ये पेपर 2 का भी देखो, उसके बाद ये था रशियन रेवोल्यूशन, fascism, लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद कोल्ड वॉर, डिकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका, rise of United Nations and Soviet Union, era of tight bipolarity, detente, revival of the Cold War, end of history, clashes of civilization, terrorism, globalization, unipolarity, world order, revival of multipolarity, League of Nations, United Nations, regional organizations, EU, reforms in UN, World Bank, foreign policy, USA, Russia, China, India, Pakistan, EU, South Asia, peacemaking, peace building, ये जो था साउथ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये वो अफगानिस्तान, कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन, मुजाहिदीन, अल-कायदा, weaponization of mass destruction, proliferation, nuclear weapon state program, postures, Indian Pakistan nuclear doctrine, nuclear non-proliferation regime, atomic energy commission, energy agency, NPT, nuclear supply group, non-proliferation, missile defense, Euro-Atlantic issue, Palestine issue. जो चीजें मैंने नहीं करवाई या जिन चीजों के ऊपर मैंने कम फोकस किया, उसका सिर्फ एक ही रैशनल था कि वो मे भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मैंने कोशिश की कि जितनी भी चीजें थी मैं सारी की सारी मैं ना करवा दूं। यार ना, हनान, टीना और तीसरा कौन था? तीनों घटे थे ना। बतूल, तो तुम में किससे बात की जाए? या टेक ए ब्रेक, लेकिन बस 15 मिनट तक ब्रेक लो, 30 पे वापस आ जाना प्लीज। हमको मिली है आज। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं। अगर मैं तुम्हें ये जो पेपर वाली फाइल है ये सेंड ना करूं, और अगर मैं कहूं कि ये फाइल तुम लोग खुद बना लो, तो व्हाट यू वुड से? हर बंदा अपनी अपनी ये फाइल खुद बना ले अगर तो। यार अगर तुम ये खुद बनाओगे ना, तो
बिलीव यू मी कि तुम्हारी बड़ी तुम शौक हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि मैंने ये बात देखी है कि यार जब टीचर कोई चीज कर लेता है ना फिर बच्चे उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार तुम इस पे डिपेंडेंट ना होते, तुम ये खुद बना लेते ना, तो पता चल जाता कि यार कौन सी चीज कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, और इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। बतूल ने बना भी ली है यार, देखो। वेरी गुड बतूल, शाबाश। अच्छा बच्चों, जैसे हमने कहा कि एक इवेंट 2016 में हुआ है और उसका यूज 2016 में था, और अब आपको लगता है कि यार वो टॉपिक अब फारिग हो गया, तो प्लीज उसके ऊपर अपना जोर ना लगाना। यूएस की अफगान पॉलिसी अब चेंज हो गई है, पुरानी बात हो गई है। 9/11 पुरानी बात हो गई है। इसका रेफरेंस तो पूछ सकता है, लेकिन इनकी डिटेल्स कभी नहीं पूछ सकता वो। तुम्हारे पहले जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो दोनों अब पुराने हो चुके हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए। हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम पढ़े थे। तो तुम्हारे पहले दोनों क्वेश्चंस उसी चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम से हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि द नेशन स्टेट सिस्टम इज इन अ फ्लक्स an independence referendum in Scotland and another projected for Catalonia in September 2017. Critically evaluate reasons as to why the modern nation state in Europe faces changes to its sovereignty and territorial integrity. देखो अब इसको तुमने ना ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह करना है कि पहले देखो कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, और उस स्टेट सिस्टम की बेस पे क्या बना है, यूरोप का प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और लेकिन विद द पैसेज ये जो कैटलोनिया का रेफरेंडम है और ये जो स्कॉटलैंड का रेफरेंडम है, ये इनके स्ट्रक्चर को, मॉडर्न नेशन स्टेट के स्ट्रक्चर को ऑल टुगेदर चेंज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंडम है वो नेशन स्टेट कंसेप्ट को खराब कर रहे हैं। तो आपने बस ये प्रूव करना था कि ये किस तरह नेशन स्टेट सिस्टम को चैलेंज करते हैं। तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, पहले अच्छी सी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बस 4-5 लाइन का नेशन स्टेट सिस्टम, और उसके बाद कैटलोनिया, नहीं, थोड़ी सी ना पहले इसके चैलेंजेस भी देख लो, इसको चैलेंजेस हैं नेशन स्टेट सिस्टम करंट वर्ल्ड से। उसके बाद लिखते तुम कैटलोनिया, उसके बाद हम इशू लिखते हैं स्कॉटलैंड, और एंड पे थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन पार्ट और कंक्लूजन। लेकिन क्योंकि अब ये कैटलोनिया और स्कॉटलैंड पुराना टॉपिक हो गया है, तो ही विल हार्डली, 2017 में तो पूछा था उसने, बट अब जो नहीं पूछेगा। वेल यार क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग नहीं देनी यार, एनालिसिस आपने साथ साथ करते जाना होता है। नहीं नहीं, थ्योरीज की भी अलग से हेडिंग नहीं देनी, हेडिंग सेटिंग अंदर, थ्योरीज अंदर ही अप्लाई करनी है। हाँ ये करना है कि अगर तुम्हें लिखे कि ये तुम लिख रहे हो पेंसिल से ना, ये तुम लिख रहे हो कि नेशन स्टेट सिस्टम को ये मसला है, ये है, ये ना, और तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे तुम्हारी थ्योरी आ गई, तो तुम कहते हो कि स्कॉलरी व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से यहाँ पे थ्योरी लिख के
थ्योरी के बेस पे फिर इसी को एक्सप्लेन कर दो। थ्योरी एप्लीकेशन तो सिखाई थी ना मैंने। बुक का आर्टिकल इस तरह करते हैं कि बुक का आर्टिकल लिखने के लिए ना हमेशा एक लाइन ऊपर छोड़ो और एक लाइन नीचे छोड़ो। जो आपके पास इंपॉर्टेंट बातें होती है ना वो प्रॉपर आप फिट करके लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक सवाल पे 3 सीरीज भी लगा सकते हैं, 4 सीरीज भी लगा सकते हैं, जितनी मर्जी लगाएं आप। वेल पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों में थी इस्तेमाल होंगी। प्लीज ये गलती ना करना। पेपर 2 होता सारा वाला पेपर है, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ता है कि आपको करंट अफेयर का पेपर नहीं बनाना। बिलाल कंक्लूजन पे ना हमेशा तुम लोगों ने लिबरलिस्ट व्यू देना है। कोशिश करना कि कंक्लूजन पे हमेशा लिबरलिस्ट या पीस या इस तरह एंड करना है। मैंने तुम्हें कैंटीन पीस मॉडल पढ़ाया था ना हमने। तो नहीं है कि अपने क्वेश्चन को हमेशा खत्म इसके साथ करना है। देखो बच्चे, पंजाबी है ना, तो पंजाबी में आपने शेर लिखने हैं तो नंबर मिलेगा। यूएस हिस्ट्री है, तो हर चीज को तुम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बैकग्राउंड से लिंक के लिए तो फायदा आएगा। तब तक तुम्हें इंडिपेंडेंस के मार्क्स नहीं देगा जब तक तुम इसको 7 ईयर वॉर के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे। वो तब तक तुम्हें फेडरलिस्ट regime और एंटी फेडरलिस्ट regime के मार्क्स नहीं देगा जब तक तुम इसको फेडरलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे और एंटी फेडरलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे उसके साथ जो ना वो रेलिवेंट नहीं बनाओगे। वो तुम्हें आईआर में तब तक नंबर नहीं देगा जब तक तुम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ नहीं लिखोगे। समझ कि नहीं? और एक बात और याद रखना, अपने करंट अफेयर का जो पेपर है कोशिश करना कि उसको भी थोड़ा सा आईआर का ही टच देना। कभी थ्योरी श्योरी यूज कर देना, कुछ भी नहीं होगा, मार्क्स ही मिलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे दोनों दफा अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 65 प्लस मार्क्स ना, तो मैं इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही करता था आईआर को, सॉरी ये इसको करंट अफेयर को। लेकिन आईआर के पेपर को कभी भी करंट अफेयर के पेपर में ना करना। ये फिर भी चल जाएगा लेकिन ये कभी भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल आप यूज करें लेना। वेल पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरीज बहुत कम यूज होती हैं बच्चे। मैथ्स फ्लो चार्ट्स ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो पूछने की जरूरत ही तो हमने यूज करने ही करने हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अब टॉपिक तुम्हारा पुराना हो गया है लेकिन है ये भी चैलेंजेस। Asian state sector as a military competitor is running around in the Middle East। नॉन स्टेट एक्टर है, हाईलाइट कर लिया करो क्या क्या पूछा उसने। नॉन स्टेट एक्टर इसके नीचे हाईलाइट करना। As a military competitor is gaining ground in the Middle East with the rise of ISIS। ये इस क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है। उसके बाद what strategies can be nations and major powers implement in order to ensure peace and security in Iraq and Syria। अब देखो इसके अंदर उसने नेशन स्टेट सिस्टम का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इसका एंड होगा वो नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर ही एंड होगा।
यार देखो ना, तुम ये लिख रहे हो कि in the modern period या in the modern day world some legacies from the past have remained the same. खैर है आज। हेलो। हाँ, मादी सुबह उठा ली बर्तन। ओके। In the modern day world, some legacies from the past have remained the same. The importance of sea is as relevant as it was in the past. In neo-realistic world where anarchy exists, states seeks to gain power for statism and self-help. One of the major element of power is अब ये जो रेफर में रहे थे ना एज कैप्टन महान इन हिज बुक, ये उसकी एक बुक थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, और यहाँ पे लिख देना सेड। अब उसने जो कहा था वो मुझे याद आ रहा है। उसने यही कहा था कि सी पार is the key to the world war। तो एक लाइन नीचे भी छोड़ देना और यहाँ पे अगला कोशिश करना कि given the context of South China Sea, तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो लिख देना। अब देखो क्वेश्चन है साउथ चाइना सी का, क्वेश्चन है करंट अफेयर का, लेकिन उसको तो उसका स्टार्ट देखो, बिल्कुल कौन सा स्टार्ट है जब तुमने रेफरेंस एंड पे यूज करना है तो इसको अंडरलाइन कर देना, और जो उसकी कोटेशन है उसको हमने वैसे सेपरेटली लिखा हुआ है, और ये तुम लिख रहे होगे इससे पेन से, और जो कोटेशन है वो तुम लिख लेनी है मार्कर से। जो एक चीज मेन का ख्याल रखना है वो यही है कि न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड, अनार्की, पावर, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प। क्या मैं तुम लोगों को समझा पाया हूं? हाँ हाँ, बॉल पेन यूज करनी यार। अब ये तो ना पूछो ना, ये अब बच्चों वाली चीजें ना पूछो प्लीज, खुदा का नाम है यार। ये क्या मतलब, मैं क्या कहूँ पहले यार, मैं अक्सर यही बताता हूँ कि ना एक है यूनिबॉल की ना
एक वो पेन होता है वीएन एलीट। तो ये ब्लैक में भी मिलता है और ये ब्लू में भी मिलता है। तो मैं ये दोनों पेन, ब्लैक भी ब्लू भी और साथ में ब्लू मार्कर, ये 3 चीजें यूज करता होता था। हाँ, जब आप पेपर में जाते हैं ना तो कोशिश करें कि पेपर में 30 मिनट्स पहले चले जाएं और 15 मिनट पहले हॉल में बैठ जाएं। वो शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आप मार्जिन जरूर लगाएं। मार्जिन से जरा पेपर अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ी शीटें भी आपकी ज्यादा भर जाती हैं। तो मार्जिन हाँ हाँ, दोनों तरफ लगाओ। गुलाम हाँ जी, पूछ लें जनाब, पूछ लें। आपने पूछनी है तो पूछ लें। पूछें बेटा, पूछें, राबिया पूछो। पहले आपको 24 मिलती हैं। जो पहले शीट्स मिलती हैं ना उसमें 24 होती हैं, ठीक है। और 24 के बाद आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं। वो आपकी राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका फॉन्ट बड़ा है, जिस तरह मेरा बड़ा होता था, तो मेरी शीट चली जाती होती थी 44 पे, ठीक है। मेरा क्योंकि तीब बड़ा है फॉन्ट साइज, और मैं हर क्वेश्चन के शुरू में आउटलाइन आता था, मतलब हर क्वेश्चन के शुरू में आउटलाइन, और फॉन्ट साइज मेरा बड़ा आता था। और यार पेपर क्वालिटी जो है शीट्स की, वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है। एलीट क्लास पेपर होता है, ठीक है। और ये जो इतना गैप है ना, ऑलमोस्ट 2 लाइंस में ना, इतना गैप होता है, मतलब खुला गैप होता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना और आप बड़े फॉन्ट में लिखते हैं ना, तो आप बहुत प्यारा लगता है वहां पेपर अटेम्प्ट किया हुआ का। पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है और ये खुली खुली लाइंस होती हैं, तो बड़ा मजा है उनको लिखने का। जरा ये बता तो दिया है बच्चे कि आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज करना है। बच्चे दूसरा क्वेश्चन ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, वो तुमने लिखना है। और आईएस की वजह से कौन कौन से थ्रेट्स हुए हैं वो लिखने हैं बस। रेफरेंस जितने आपके पास हैं उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखें। जितने आपके पास रेफरेंस माइंड में आ रहे हैं सारे लिखें आप। मैं ऐसे में रह गया था। हाँ हाँ बिल्कुल। उसको जी आगे प्योर जो है ना वो आईआर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल differences between the liberal internationalist and realist theories. In your opinion, why is realism the most dominant theory and discipline of international relations? ठीक है। नीचे उसने पूछा हुआ है कि how do the new realist and constructivist approaches differ over the study of state behavior in contemporary international politics? अब ये क्वेश्चन इतने मजेदार हैं, इतने क्रिस्पी हैं कि जब इनको तुम सॉल्व करने लगोगे ना, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। ये तुम पूछना इतना नॉलेज रिटेन कैसे करते हैं। पेपर में आपके पास मुझे समझ नहीं आती कि पेपर में इतनी चीजें आ रही होती है ना कि टाइम कम पड़ जाता है, कैसे।
जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थ्योरीज। तो पहले आप इनकी जो ना वो आउटलाइन बनाएं पेपर की, क्वेश्चन की, ठीक है। यार बिलाल मैंने बता तो दिया है यार, एक क्वेश्चन बार बार तो ना पूछो। इंट्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। और उसका अगला पार्ट क्या है? रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखो इसका। ग्रेट और लिखो। करंट ग्लोबल ऑर्डर लिखो। और कंक्लूजन लिख दो। हाँ हाँ, ये क्यों क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये किस भैया देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, जिस तरह आपको आसान लगता है ना पेपर, आपने अपनी मर्जी से चॉइस करना है। पेपर में आपका ना अपना कलर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने आप को फिक्स कर लेंगे ना, अगर अपने आप को फिक्स कर लेंगे ना, तो आपके पेपर में कभी भी शाइन नहीं आएगा। प्लीज अपने आप को फिक्स नहीं करना। उसके बाद ये लिबरलिज्म है। determine the factors in emergence of new liberal institutions, politics of financial institutions in Pakistan, concept of idealism, economic liberalism। तो ये देखो दो दो थ्योरीज इकट्ठी भी लिंक की हुई हैं। Explain the concept of economic liberalism and relate its core interest with the concept of new imperialism। अब इसके अंदर क्या कंसेप्ट है? एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा एनालिसिस है, लेकिन उस एनालिसिस के ऊपर से इतनी बेहतरीन यहाँ पर डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, इतनी जबरदस्त डिबेट हो सकती है इसके ऊपर कि मतलब मैं तो सोच के मजा आ रहा है कि यार इसके ऊपर मतलब तुम इसके अंदर ले आओ उसको, आईएमएफ को ले आओ, तुम इसके अंदर डब्ल्यूटीओ को ले आओ, तुम इसके अंदर वर्ल्ड बैंक को ले आओ, तो इसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लेकर आओ, और इसके अंदर तुम मार्क्सिज्म लेके आओ, इसके अंदर तुम जो है ना वो लेकर आओ, क्या नाम है इसका, न्यू मार्क्सिज्म लेकर आओ, तो इसके अंदर एम्पीरियलिज्म लेकर आओ, इसके अंदर न्यू एम्पीरियलिज्म लेकर आओ। मतलब पूरा यार तुम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। वही तुमसे पकड़ा ही नहीं गया ना कि 2020 का क्वेश्चन है, कौन कह रहा था? उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन न्यू रियल एस्टेट। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले मैंने सारे तुम्हें पॉइंट्स बता दिए थे। पोस्ट पॉजिटिविज्म में टेररिज्म, फेमिनिज्म। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े मजेदार होते हैं, डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी वाले, कि क्रिटिकली डिस्कस द आइडिया ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक्निकल होता है ना तो बड़ा मजा आता है। ये फॉरेन पॉलिसी है। ये तो बहुत ही सादा क्वेश्चन था कि पॉइंट आउट द मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स एंड डिटरमाइन द फैक्टर्स which influence its making and implementation। ये तो बहुत सादा है। ये 18 का क्वेश्चन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। वाओ वाओ, चेक करो। कहते द मैनर इन विच a nation's ideology
dominates its foreign policy is constantly in confusion. मतलब जो किसी भी मैं फिर दोबारा से पढ़ने लग जाऊं, नहीं, बस ये देखो कि एक नेशन की जो आइडियोलॉजी होती है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह रोल प्ले करती है। वो कहता है कि इट इज ऑलवेज इन कंफ्यूजन, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाह, कैसे पूरा मैंने इसके रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ। आगे है एन एनालिसिस ऑफ द अनाटमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी is essential prerequisite to an understanding of the dynamics of international relations. देखो, एनालिसिस का तुम कैसे यार, ये तो अब कोई बात नहीं कि तुम मुझसे ये पूछने लग जाओ कि ये कैसे, सारा कुछ पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। कोई बहुत मुश्किल बात आई तो देन वो समझाऊंगा ना। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ द अनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब अनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में क्या आएगा? क्या आएगा एनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में? दैट्स इट, बिल्कुल यही आएगा। उसकी क्लासिफिकेशन, उसका डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल दैट। डिटर्मिनेंट्स। ओ ठीक है, ये 2020 का सबसे आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम इन द लाइट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, which is the most important track of diplomacy and why? पहला क्वेश्चन है, the rise of China is being heralded as a return of balance of power। ये तुम्हें पढ़ा दिया था। critically evaluate the Indo-Pacific policy, do you believe current US strategy is based on balance of power? ये ग्लोबलाइजेशन के वही सस्ते सस्ते सवाल हैं। लेकिन इन सारे में मेन बात क्या है? व्हाट इज द मेन क्रक्स? आते तो तुम्हें सारे हैं, व्हाट इज द मेन थीम? और यार तुम भी इसको अटेम्प्ट करके देखना, तुम्हें भी सस्ते लगेंगे। तुम भी इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तुम्हें। अच्छा, बस एक क्विक रिव्यू करें, हमें कितनी थ्योरीज आती हैं ऐसे ही। अपने अपने हर बंदा अपने अपने पेज पे लिखो, हम अपने अपने पेज पे लिखो, और जस्ट हम देखते हैं कि ना हमें कितनी कितनी थ्योरीज आती हैं। मैं जैसे मैं लिखता हूँ, हर बंदा अपने अपने पे लिखे। रियलिज्म, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म स्लैश रियलिज्म। नंबर देते जाना, मतलब कितना कितने तुम्हें नंबर ऑफ थ्योरीज कितनी आती हैं, और सच्ची सच्ची बताना है। और मेरा बेशक अभी ना देखो। न्यू लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थियरी, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, मॉडर्निज्म,
फेमिनिज्म, imperialism, new imperialism, balance of power. बस इन 15 थ्योरी के साथ मैं अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तुम लोगों ने कितनी कितनी लिखी हैं? 11, 14, 13, 9, 18। समरीना, तुमने कौन कौन सी एक्स्ट्रा लिखी हैं? समरीना, अपनी एक्स्ट्रा लिखना, बोला कौन कौन सी हैं जो आपको एक्स्ट्रा लगी? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। चलो हम वेट कर लेते हैं, जस्ट टाइप इट। समरीना यार देख लें, समरीना हमारी ना असिस्टेंट कमिश्नर है ना, तो हम हमसे आगे गुजर ही गई हैं फिर हैं। हाँ हाँ, आप अनम्यूट करो, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। कौन सी एक्स्ट्रा लिखी है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे आप लिख रहे थे, मैं भी लिख रही थी, तो मुझे ये नहीं पता कि आपने कौन कौन सी लिखी है, मैच नहीं किया। आपको वैसे बता देती हूँ ना जो मैंने लिखी है। एक तो एक तो ये रियलिज्म है। रियलिज्म वाली दो, ठीक है। हाँ जी, ये लिबरलिज्म रियलिज्म, वाली दो, आइडियलिज्म एंड यस एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। फेमिनिज्म, डेटरेंस थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। हाँ ओके ओके, प्लीज रुकना यहाँ पे। डेटरेंस, डेटरेंस के बाद कौन सी यस, कही है? बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म थ्योरी। ओके, होल्ड ऑन प्लीज। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और आगे? डिपेंडेंसी थ्योरी एंड ओके, imperialism, न्यू imperialism, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ठीक है, और वो तो क्रिटिकल थ्योरी में ही आ जाती है। और हाँ जी, स्ट्रक्चर रियलिज्म, वो तो न्यू रियलिज्म में। हाँ, ठीक, और डिपेंडेंसी थ्योरी। हम्म, ठीक है, imperialism, न्यू imperialism, हम्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म। दैट्स इट। हम्म। बस हमारी भी 18 हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। नो प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, मुझे ना अब ऑनेस्टली बताओ कि इनमें से ना तुम्हें कितनों के ऊपर ना सही ग्रिप है, कि तुम्हें कितनी की अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अप्लाई कर सकते हो इनको, सबकी? यार अगर तुम्हें 10 भी आती है ना, और तुम 10 पेपर में अटेम्प्ट करके आ जाओ ना, तो जो चेक करने वाला है ना, ही रिवॉर्ड यू समथिंग। लेकिन देखो, मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, मैंने एक एक थ्योरी पे टाइम लगाया है, ठीक है ना? एक एक थ्योरी पे मैंने टाइम लगाया है। तो प्लीज, मैं अगर यहाँ पे 18 लिखी है ना, तो तुमने यहाँ पे 20 करनी है कोई। मेरा दिल खुश करो जरा, सारे वाले कौन कौन है जिनको सारी की सारी आती हैं? अक्सा को आती हैं यार। फिजान, अब अप्लाई तो करनी इतनी मुश्किल नहीं है यार ये। देखो, तुमने एक चीज देखी है कि मैं जब भी लिखने लगता हूँ, मैं जब भी कोई एक पैराग्राफ लिखता हूँ,
तो उसमें 4-5 जार्गन्स और एक थ्योरी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। देखा तुमने? इसकी रीजन क्या है भला? बस मैं तुमसे थोड़ा सा आगे हूं कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस है बस। तो तुम करो ना राइटिंग प्रैक्टिस, करो ना, तुम लोग खुद भी करो राइटिंग प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और यार ये वही वर्ल्ड ऑर्डर और ये वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कम्युनिटी। अच्छा यार हाँ, ये एक था वाशिंगटन कंसेंसस और एक था बीजिंग कंसेंसस। ये 2020 का क्वेश्चन है। वाशिंगटन कंसेंसस एंड बीजिंग कंसेंसस ये क्या होते हैं? पता है किसी को ये क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं। ये जो है ये सारा लिबरलिज्म वाला व्यू है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये सारा वो वाला कंसेप्ट है। और ये वाला जो है ना, ये सारा ये है HDI मॉडल वाला। याद है तुम्हें एक दिन HDI मॉडल पढ़ाया था कि लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो, पीपल शुड बी एट योर बेस। और मैं तुम्हें 2 मॉडल पढ़ाए थे, एक GDP मॉडल पढ़ाया था और एक HDI मॉडल पढ़ाया था, याद है? तो जो GDP मॉडल है ना, वो ये है वाशिंगटन कंसेंसस वाले, कि मुल्कों की बात GDP जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जबकि जो बीजिंग का नया फार्मूला है दैट इज HDI, लोग एट द बेस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ, these should be the things at the top. Yes, sort of Scandinavian model. हाँ जी अनम। अनम अब तो बहुत ही नॉन सीरियस हो यार। क्या बात कर रहे हैं हम एंड आप आउट ऑफ नो वे, वो क्या लेके आई? अच्छा ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन बी देखो, क्वेश्चन सी देखो। क्वेश्चन बी 18 में है और क्वेश्चन बी 20 में है। Describe the concept of preemptive self-defense in the context of international law and critically evaluate the legitimacy of US forces in Canada. They are same. मतलब एक वर्ड भी नहीं चेंज किया उन्होंने। और यार प्लीज इस थ्योरी पे ना रहना कभी कि यार ये आ गया है और ये अगले साल नहीं आएगा। नहीं, मैंने तुम्हें सारा कोर्स इसलिए करवाया है कि कोशिश करना कि तुम्हें बेसिक कंटूर जो है ना वो हर चीज के क्लियर होने चाहिए। बाकी ऊपर लिख बंदा लेता ही है। सर इस IR में ना मैं कोई भी ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, बिकॉज IR का कोर्स है ही इस तरह कि आप इसको कुछ भी इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते। ये मेरा एक ओपिनियन है जाती तौर पे। अगर आपको कुछ लगता है, किसी को कुछ ज्यादा समझ आती है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये नॉन इम्पोर्टेंट है, वो मुझे भी बता दे ताकि मैं किसी को बता दूंगा। US हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियरली समझ आते हैं कि ये नॉन इम्पोर्टेंट है। इश्यूज, हाँ, वो एक अलग डिबेट है। देखो इश्यूज जो है ना, इश्यूज इश्यूज और समथिंग एल्स। लेकिन देखो उन इश्यूज पे जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही होगी ना। उन इश्यूज पे जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही होगी ना। अगर कभी अफगान इशू था और आज चाइना ट्रेड वार है,
तो इवेंट चेंज हुआ है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो वही है ना। तो नॉन इंपॉर्टेंट यही है कि जो पुराने इवेंट्स हैं उनको ना करो, जो इवेंट्स पुराने हो चुके हैं उनको मिस स्किप करवा दो, नए इवेंट्स के साथ नई इंप्लीकेशंस करो। गुलाम पहले इसको खत्म कर लें आईआर को, फिर ऐसे भी आ जाते हैं। हाँ जी मलिका। मुझे तो पता नहीं है कि क्वेश्चन 4 क्या था, मैं तो बस इधर से देख रहा हूँ, मैंने तो ये फाइल बनाई हुई है। हम किसी एक ईयर का पेपर निकालें। फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म। पहले तो मुझे ये बताओ कि फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म, पहले तो मुझे ये बताओ कि फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म किस ग्रेड डिबेट का कंसेप्ट है? कौन सी ग्रेड डिबेट लगेगी? 4th ग्रेड डिबेट। ठीक है, और इसके अंदर थ्योरी कौन सी अप्लाई होगी? फेमिनिज्म। और इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किन के ऊपर करना है? किन दो थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस करना है? शाबाश, न्यू रियलिज्म का और न्यो आइडियलिज्म का। हायर पॉलिटिक्स किसके पास है? मिल के पास। वो किस तरफ लेके चले जाता है? जरूरत किस बात की है? समझ आ गई मलिका? यार एक मिनट रुकना। एक 2020 का पेपर निकालते हैं, 2020 के ना दोनों पेपर देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी से अपनी तसल्ली कर लेते हैं। मैंने जो मोस्ट जो है ना वो लेटेस्ट है ना वो पेपर निकाल लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ द न्यूरियलिज्म, realist and constructivist approaches differ over the study of state behavior in the contemporary international politics। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, describe the concept of preemptive self defense in the context of international law and critically evaluate the legitimacy
ऑफ यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये तो मेरे ख्याल में जितना तुमसे होना चाहिए अच्छा, उतना किसी से भी नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड the by international political economy, how it promotes economic dependency in developing states? हो जाएगा। Define the concept of strategic culture and highlight the major determinants of Pakistan strategic culture। हो जाएगा। Yes, 4 क्वेश्चन करने होते हैं और तुम्हें चारों के चारों आते हैं, और अभी तुमने खुद तैयारी की। 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और चारों के चारों आते हैं, और अभी तुमने खुद तैयारी नहीं की, अभी तुमने लेक्चर्स लिए हैं जस्ट। तुम्हारे गिले शिकवे दूर हुए, तुम्हारी जो है ना वो, लो मैंने तो सुना है कि ये पेपर सबसे मुश्किल था, 2020 के पेपर मुश्किल थे। 2017 वाला निकाल लें, 2017 वाला निकाल लें। बेटा तुम जो भी निकालोगे ना, तुम जो भी निकालोगे वो सारे ही ऐसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेइंग विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि तुम जो भी निकालोगे वो तुम्हें ऐसे लगेगा। अगर तुम इसके ऊपर 10 दिन भी और फोकस कर लो ना, और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से निकालो, ये जो आज में सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये देखो ये 20 का है। What are the multi-dimensional and multifaceted impacts of climate change on multiple dimensions of security? Identify each, discuss and analysis under the theoretical framework of security and international relations। कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी इसके अंदर? पहले क्वेश्चन में कौन सी थ्योरीज अप्लाई होंगी? यूएस क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन में क्यों नहीं आता? यूएस क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन में क्यों नहीं आता? अपने जाती इंटरेस्ट हैं तो क्या हो जाएगा? न्यू रियलिज्म, अपने बेनिफिट्स, और एक पर्टिकुलर वर्ड होता है आईआर का जार्गन, एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है आईआर का जार्गन, रिलेटिव गेन। ठीक है, ओके। न्यूरलिस्ट क्या कहते हैं कि यूएस, न्यूरलिस्ट क्या कहते हैं कि यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं ज्वाइन करता? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही ज्वाइन की जाएंगी जो अपने फायदे के लिए हैं। और अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर वो ज्वाइन करते हैं इनको, तो उससे क्या होता है? अगर तुम इसको सिक्योरिटी के डोमेन में लेके जाओ, तो इसकी वजह से कौन से सिक्योरिटी क्राइसिस जनरेट होंगे? ट्रेडिशनल के नॉन ट्रेडिशनल? यार तौहीद मैं तुम्हें मार दूंगा, वाटर कहां से आया? आईआर के कंटेक्स्ट में अटेम्प्ट करना है, आईआर नॉन ट्रेडिशनल। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि तुम इसके ऊपर क्या क्या लिख सकते हो? अगर लिख, एक जस्ट एक आइडिया हो रहा है? दिल को तसल्ली हो रही है?
अब बैसियत कौम आप बचपन से ही निकम्मे रहे हो तो बिलाल पाशा तुम्हें 50 तक तो लेके आ सकता है, 100 तक तो नहीं ना लेके आ सकता। अगर गुजारा हो रहा तो फिर बेटा सबका पास होना जरूरी तो नहीं है ना। What are the essential resources of management? What does the resources become? जो बंदा इसमें ना एक पर्टिकुलर वर्ड बताएगा ना, पर्टिकुलर वर्ड बताएगा ना, मैं बिलीव में उसको अवार्ड दूंगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक वर्ड से हल होता है और वो वर्ड लाजमी भी होना चाहिए। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 essential of resource management? When does a resource become an element of power or a resource curse? Discuss the Ricochet case in this context. रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 पॉइंट तुम लिख लोगे ये वो। व्हाट इज द मेन पॉइंट? वेरी गुड, द अवार्ड गोज टू राबिया। राबिया तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, मतलब तुम्हें बड़ा हल्का ले रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। फंजिबिलिटी उल्लू के बटो, फंजिबिलिटी ऑफ रिसोर्स। राबिया मुझे तुमसे वो वाली फीलिंग आ रही है जो बच्चे कहते नहीं है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है और बाद में ना जो है ना वो दूसरों के लिए सारे मसले करते हैं। वो तो मुझे भी यही लग रहा है। ये आज एक्टिव जो है ना वो राबिया ही थी ना, जितने पहले पहले भी क्वेश्चन पूछा वो भी राबिया ने जवाब दिया था मेरे ख्याल में। ये एंड वाला क्वेश्चन है। बाकी यार वही बातें हैं सारी तो। बाकी हमने ये स्टेट टेररिज्म किया था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म किया था, कमर्शलाइजेशन ऑफ टेररिज्म किया था, एक ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म नहीं किया। तो इसमें से कितने करने हैं? एक इसको तुम नेट से सर्च कर लेना कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म क्या होता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। यार ये 19 का पेपर नहीं निकल रहा। ये 19 का किसने कहा था यार? ये पेपर है 19 का। Discuss the significant features of Treaty of Westphalia and the development of modern nation state. Discuss the concept of idealism. ओए 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 यार रुकना प्लीज, जस्ट होल्ड। अब ये देखोगे सर ये भी हलवा है। देखो पहला क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ये पूरी थियोरेटिकल डिबेट के साथ लिखना है, पूरी स्टार्ट से शुरू करना है। क्वेश्चन क्या था, वॉर कौन सी हुई, उस वॉर की वजह से ट्रीटी कौन सी हुई। दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, एक्सप्लेन इट्स कोर परसेप्शन एंड डिफाइन इट्स एजेंडा फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं जो क्वेश्चन खोलता हूं तुम कहते हो ये भी इजी पेपर है, ये पेपर कौन सा खोलूं बताओ? 2021 यार 2021 वाला भी आसान होगा इंशाल्लाह, 2021 वाला भी आसान होगा, डोंट वरी। ये तुमने जनाब 2021 का भी आसान होगा, डोंट वरी। मेरे ख्याल में अपना मीना तुम्हें तंग कर रहे हैं तो चलो आज तुम्हें जल्दी छुट्टी देते हैं, आधा घंटा पहले का।
तो इन द एंड जस्ट लेट मी नो कि जो तुम्हारे गिले शिकवे थे वो एड्रेस हो गए कि नहीं हुए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करें। एंड हाँ, 2-3 तारीख को ना 3 को सेल मेरे पास आ जाएगा, आयशा से मैं ले लूंगा। तो एनी वन ऑफ यू हु वांट टू टॉक मी जस्ट लेट मी नो, जो भी क्वेश्चन है फिर मुझसे एड्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे वो करना है, तुम लोगों ने मुझे क्या सेंड करना है? फीडबैक। और मुझे मैसेज ना करना पड़े किसी के लिए, किसी से। हाँ, मुझे कैप्टन अमेरिका वाला याद है, बस स्पेशल था ना, स्पेशल स्पेशल लिख के भेजने हैं यार। वो शायद तुमने भेजा था। ये कौन नाराज हो गया मुझसे? अक्सा मलिक। अक्सा, आप क्यों नाराज हैं? शरीज, थैंक यू सो मच, इट वाज सो स्पेशल। जी जरूर, आई विल इवैल्यूएट इट। यार बच्चे, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ और काफी सारा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मेरा दोबारा दिल किया तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मे बी मेरा दिल ना किया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई डू अपोलॉजीज एडवांस, क्योंकि यार मेरी जिंदगी काफी ज्यादा मैंने भी बिजी कर ली हुई है इस सिलसिले में। तो आई वांट टू एंजॉय अ लिटिल। तो देखूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हनान। नहीं, मंडे से नहीं है, वो कल से ही है। कल सैटरडे से लेके मुसलसल 8 डेज, और 8 डेज में उसको खत्म कर देंगे। नहीं बच्चे, कल ही है, कल क्लास में उसको खत्म करना है मैंने। मैं आपको बता दूंगा बच्चे। जी ज़ारा, क्या रिक्वेस्ट है? इन कर जी दीजिएगा अवेलेबल वेट। ठीक है सर, किस दिन या कोई खास डेट आप देंगे?